डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जो पार्ट फर्स्ट है ना, उस पार्ट फर्स्ट में सेक्शन 1 से लेकर 4 तक देखो सेक्शंस हैं। तो अब हम सेक्शन 2 पर चलते हैं। ठीक है, सेक्शन 2 में ओब्लिगेशन में क्या इंक्लूड है? एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इसको लीगल ड्यूटी भी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में सेटलमेंट किसको कहेंगे? सेटलमेंट एनी इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है। फिर याद रखना है अदर देन ए विल और कोडेसिल। ठीक है, जो सेटलमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसमें विल कोडेसिल शामिल नहीं है, प्रीलिमिनरी में आ जाता है। उसके बाद ये जो सेटलमेंट का इंस्ट्रूमेंट है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड का इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, ये किस लिए बनाया जाता है? फॉर द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ और एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ट्रस्ट किसको कहेंगे? जो भी सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में एंड इसी एक्ट के चैप्टर 9 में जो भी नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन आते हैं उसको हम ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्टी किसको कहते हैं? एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो भी होल्ड किए हुए है उसको कहते हैं ट्रस्टी। अब नेक्स्ट सेक्शन 3 की जो सेविंग्स है ना, वो ये कहती हैं कि यहाँ पर 2 जगह इसमें और इसमें जो भी दिए गए हैं उस पर इसका सारे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्या कहता है? टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ। ठीक है, ये नथिंग, ये इसको डिप्राइव नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? जो भी विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी उसके पास रिलीफ है उसको ये SRA डिप्राइव नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट का जो भी प्रभाव है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, भाई कंपलसरी रजिस्टर्ड करवाना है तो करवाना पड़ेगा, नहीं करवाओगे तो क्या प्रभाव होगा। ठीक है, वैसे उस पर ये SRA के प्रोविजंस प्रभावित नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर, किसके लिए ग्रांट किया जा सकता है स्पेसिफिक रिलीफ? केवल पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट, सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट को, एंड नोट फॉर मियर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग ए पेनल लॉ। ठीक है, ओनली इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल राइट्स, नोट मियर पर्पज ऑफ ए पेनल लॉ। सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 8 तक मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात करता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात 5 और 6 में है, मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात 7, 8 में है। अब रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, ए पर्सन इंटाइटल्ड। ठीक है, जो पर्सन इंटाइटल्ड है, और वो रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जाएगा, और किस मैनर से होगा? वो जो CPC में प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, हमें क्या क्या याद रखना है। ये तो पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए सूट है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति डिस्पोज्ड ऑफ किया गया है, कैसे? विदाउट हिज कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसे डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है, उसकी कंसेंट के बिना डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया है, तब उस व्यक्ति का राइट बन जाता है कि वो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन की रिकवरी के लिए सूट लेकर आए। ठीक है, इसमें तो हमें ये बात याद रखनी है। उसके बाद सेक्शन 6 का क्लोज 2 है, नो सूट्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रोट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, यानी सेक्शन 6 में सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर सूट ला सकते हैं, उसके बाद नहीं। सेक्शन 6 में गवर्नमेंट के खिलाफ सूट नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, आता है यहाँ से प्रीलिमिनरी में। उसके बाद जो सेक्शन 6 का ऑर्डर होगा उसका ना तो अपील होगा और ना ही रिव्यू होगा। ठीक है, अपील रिव्यू नहीं होगा, रिवीजन हो सकता है। ठीक है, फिर इसका क्लोज 4 हमें कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू इस्टेब्लिश हिज टाइटल
टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिक्वायर पोजेशन देयर ऑफ। ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन के अलावा कहीं पर और सूट लाने के लिए ये सेक्शन बार नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो विद इन 6 मंथ ही लाया जा सकता है ना, और यहाँ पर टाइटल होना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 5 में सूट लाया जा सकता है। सेक्शन 5 में सूट लाने का टाइम कितना है, 12 साल। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सेक्शन है 7, सेक्शन 7(8) रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। ठीक है। इसमें हमें क्या याद रखना है, कोई भी पर्सन इंटाइटल है वो पर्सन सूट लेकर आता है, फिर वो जो सीपीसी के प्रोविजंस है ना वो मैनर उस पर लागू होंगे, पहली बात। दूसरी, एक ट्रस्टी भी सूट ला सकता है। ठीक है। इसमें एक ट्रस्टी भी सूट ला सकता है, क्योंकि जिसके बिहाफ पर वो ट्रस्टी है ना उसके इंटरेस्ट के बिहाफ पर ला सकता है सूट, सेक्शन 7 में। दूसरी बात, इसमें एक स्पेशल और टेम्परेरी राइट भी सूट लाने के लिए सफिशिएंट है। तो ये हमें चीज़ याद रखनी है, सीपीसी के प्रोविजंस लागू होंगे, एक ट्रस्टी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर करने के लिए सूट ला सकता है, एक ओनली स्पेशल और टेम्परेरी राइट के बिहाफ पर भी सेक्शन 7 में सूट लाया जा सकता है। तो ये हमें तीनों वर्ड्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, इस सेक्शन में हमें क्या याद रखना है प्रिलिमिनरी के लिए। सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति पोजीशन में है लेकिन वो नोट एज ओनर के रूप में नहीं है, तो उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी के पोजीशन को देने के लिए कंपेल किया जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है कि वो कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिसके पास ऐसे पोजीशन होगा। यदि वो व्यक्ति प्लेंटिफ के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में वो पोजीशन लिया बैठा है, ठीक है, तो वो जो एजेंट है वो ट्रस्टी है, तो वो इस प्लेंटिफ का डिफेंडेंट बनेगा ना। तो यदि कोई भी व्यक्ति एज एजेंट और ट्रस्टी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी ले रखी है तो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति को दे दी जाए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्यूट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ थिंग क्लेम्ड। ठीक है। जिस भी वस्तु का क्लेम किया है यदि वो खो जाती है, उसको नहीं मिलती है, तो प्लेंटिफ को कंपनसेशन के रूप में पैसा एडिक्यूटली नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट, इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसर्टेन एक्चुअल डैमेज। ठीक है। यदि उसे वो प्रॉपर्टी नहीं दी गई तो एक्चुअल डैमेज को एसर्टेन करना मुश्किल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, द पोजेशन ऑफ थिंग क्लेम्ड हैज़ बीन रोंगफुली ट्रांसफर्ड हो गई है तो उस प्रॉपर्टी को लौटाना होगा। अच्छा जी, अब बात हमें यहाँ पर ये देखनी है कि यदि क्लोज बी और सी, ये यहाँ पर भी लिखे गए हैं, वही है कंपनसेशन इन मनी और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एसर्टेन, अगर इससे रिलेटेड कोर्ट के सामने अगर कोई मैटर आता है तो कोर्ट इस मैटर में क्या परजम करेगा, सेल परजम्पशन करेगा। ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है कि इन दो सिचुएशन में कोर्ट सेल परजम्पशन करेगा। ठीक है। अब